अगले चुनाव को लेकर क्या रणनीति? नहीं, ऐसा है कि अभी तो हम लोगों ने मैंने पहले चरण में 2 साल की पदयात्रा की और पदयात्रा के बाद अभी हम लोग बिहार में बिहार सत्याग्रह आश्रम पटना में चला रहे हैं। वहाँ पे वरीय साथियों का ऐसा सुझाव था पिछले कोर कमेटी की बैठक में कि सत्याग्रह आश्रम में रहने के साथ साथ मुझे कुछ संगठन जिला में अनुमंडल, जिसको आप लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जिसको अनुमंडल कहते हैं, उसको हम लोग संगठन जिला कहते हैं जनसुराज में, वहाँ पर भी आना चाहिए और कुछ पब्लिक जनता से संवाद होना चाहिए। उसी के तहत मैं पश्चिम चंपारण में मैं लौरिया में था, 2 दिन पहले मैं कल्याणपुर पूर्वी चंपारण में था और आज मरौड़ा में आया हूँ। हर जिले में अगले 1-1.5 महीने में कोशिश होगी कि 2 से 3 बार आया जाए, ताकि एक बार संगठन बनने के बाद संगठन के साथियों के मदद से और उनके जो समर्थक हैं, उनसे जो जुड़ा हुआ पब्लिक का जो समुदाय है, उनसे एक बार मिलने का, बात रखने का अवसर मिल सके। और कहीं ना कहीं जनसुराज के दल बनने के बाद जो हम लोग काम कर रहे हैं, उस बात को भी जनता को बताना है। उस नज़रिए से भी ये सभाएं हो रही हैं। तो अभी अगले 1 से 1.5 महीने में प्रयास ये होगा कि अप्रैल अंत तक कोई 100 ऐसी सभा की जाए। धरती पर पहला आपका आगमन हुआ है, मढ़ौरा की धरती पे? नहीं, पहला आगमन नहीं, हम तो वहाँ पे रहे हुए हैं पदयात्रा के। सारण के सीने पर तो छपरा शहर की जो दुर्दशा है वो भी जख्म है। यहाँ पर कभी न खत्म होने वाला जाम, यहाँ पर कभी न पूरी होने वाली ओवरब्रिज की परियोजनाएं, वो सब जख्म है। मरौड़ा भी जख्म है। मरौड़ा में मैं पहली बार नहीं आया हूँ। उस मरौड़ा चीनी मिल में मैं 3 दिन तक कैंप लगा के रहा हूँ। तो मैं उस एरिया में रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आ रहा हूँ। उसके बाद जहाँ हम लोग इफ्तार के लिए गए थे, उस मैदान में भी मैं कैंप लगा के रहा हूँ। छपरा में कोई 40 दिन तक मैं रहा हूँ। तो ये जगह नया नहीं है, यहाँ के विषय नए नहीं है। नया ये है, संदर्भ नया है। उस समय मैं पदयात्रा कर रहा था, अभी मैं जनसुराज दल की ओर से आया हूँ। पार्टी के साथी सदस्यों का ऐसा मानना है कि मुझे आना चाहिए, फिर से संवाद दल के तौर पर स्थापित करना चाहिए, इसलिए आए हुए हैं। जहाँ तक मरौड़ा चीनी मिल की बात है, तो जो पब्लिक को कह रहे हैं वही आपसे भी कहेंगे कि चीनी मिल बंद किसने कराया? लालू जी के रिजीम में बंद हुआ। और चालू कराने का वादा किसने किया? वो नीतीश और मोदी जी ने किया। और मरौड़ा की जनता तो इन्हीं 2 नेताओं को, इन्हीं दोनों पार्टियों के नेताओं को लगातार पिछले 25-30 साल से जिता रही है। तो अगर चीनी मिल मुद्दा है, सही में जनता के लिए मुद्दा है, तो जनता को उसके लिए वोट करना चाहिए। अगर आप चीनी मिल के बंद होने के नाम पर आंदोलन करेंगे और फिर उसी नेता को, उसी दल को जाकर वोट करेंगे जिसने चीनी मिल बंद कराया या बंद खुलवाने का वादा करके आपको ठगा, तो मान लीजिए कि मोदी जी ने कहा था कि मरौड़ा चीनी मिल चालू करा देंगे। अगर उन्होंने नहीं कराया तो अगली बार तो चुनाव में उनकी पार्टी को, उनके नेताओं को राजनीतिक तौर पे दंडित किया जाना चाहिए था। लेकिन 14 में मोदी जी ने कहा, उसके बाद 19 भी आया, उसके बाद 24 भी आया, उसके बाद 2 विधानसभा भी हुआ है और जनता लगातार उन्हीं को वोट देते जा रही है। तो मरौड़ा की समस्या मतलब सिर्फ बात करने की समस्या है। आज तो हम लोग के साथ गिरी जी अभी बैठे हुए हैं, अभी आए हैं, ये खुद बता रहे थे यहाँ पे मॉडर्न चॉकलेट की फैक्ट्री भी बंद हो गई कि जमशेदपुर और डालमिया नगर के बाद मरौड़ा कुड हैव बीन द 3rd मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन ऑफ बिहार। जमशेदपुर और डालमिया नगर के बाद मरौड़ा इंडस्ट्रियल जोन के तौर पर डेवलप होना चाहिए था। वहाँ हेवी मशीनरी की इंडस्ट्री थी, बंद हो गई। वहाँ पर अब आपका चीनी मिल बंद हो गया, वहाँ पर मॉडर्न की फैक्ट्री बंद हो गई। वहाँ का सबसे बड़ा बिहार का डिस्टिलरी था, सबसे बड़ा। डिस्टिलरी की बात तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शराबबंदी लागू है और आप लोग शराबबंदी के लिए ही वोट देते हैं। आप लोग मतलब यहाँ की जनता कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे जो आप वादा सुनते रहे हैं। हम लोग एक किसी पर्टिकुलर चीनी मिल के चालू करने को लेकर कोई मैं वादा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इस तरह का वादा जो भी करता है वो बिना सोचे समझे करता है। मरौड़ा चीनी मिल को अलग से
पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। जब तक बिहार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नहीं सुधारा जाएगा, चीनी मिलों को फिर से पुनर्जीवित करने का एक राज्यव्यापी कार्यक्रम नहीं होगा, तब तक एक मरौड़ा के चीनी मिल को सुधारा जा सकता है, बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं संभव है। बगल में पूर्वी चंपारण में मोदी जी आकर बोले कि भैया ये चीनी मिल चालू कराकर इससे चाय पिएंगे तभी वोट मांगने आएंगे, वो भी चीनी मिल बंद है। बंद क्या है, उसकी एक एक इंच जमीन बिक गई। और खरीदने वाले नेता कौन है वो भी जाके देख लीजिए, ज्यादातर भाजपा के नेताओं ने ही उसको खरीदा है, कैमरे पर बोल रहा हूं। कहां मुद्दा है? और वही के लोग 7वीं बार भाजपा के सांसद को जिताए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जन सुराज की जो बेसिक बात है कि सुधार तब होगा जब जनता सुधार के लिए वोट देगी। कोई प्रशांत किशोर, कोई जन सुराज, कोई भाजपा, जदयू, राजद नहीं सुधार कर सकता है जब तक जनता सुधार के लिए न सजग हो। क्योंकि आप परेशान हैं मरौड़ा चीनी मिल बंद होने से, और उसी सांसद को, उसी विधायक को लगातार 3 बार, 4 बार, 5 बार आप जिता रहे हैं। पंजाब के लोग आकर तो वोट दे नहीं रहे। तो अगर मरौड़ा चीनी मिल विषय है तो उस पर वोट होना चाहिए। वोट होगा तो जो जीत कर आएगा, चाहे जनसुराज जीत कर आए या दूसरा दल जीत कर आए, वो मरौड़ा चीनी मिल को चालू करने के लिए संघर्ष भी करेगा, उसके लिए बात भी करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसी चीज पर मैं जीत कर आया हूं। अभी तो लोग जाति पर जीत कर आए हैं तो जाति की बात कर रहे हैं, अभी तो राम मंदिर पर जीत कर आए हैं तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अभी 5 किलो अनाज पर जीत कर आए हैं तो 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। मढ़ौरा में आपने जनसभा किया है जी। क्या पब्लिक क्या पब्लिक का कैसा रहा? भाई पब्लिक, एक मिनट इनका जवाब दे ले। बोलिए आप बोलिए। मढ़ौरा में आपने एक बयान दिया है कि जो लोग छठ में आपके बेटे, आपके पति यहाँ आएंगे, दिसंबर में हम उसको जाने नहीं देंगे। क्या मास्टर प्लान है कि 4 करोड़ लोगों को? बिल्कुल। पहली बात तो आप अपना आंकड़ा ठीक कर लीजिए। पहली बार मैंने ये नहीं कहा, पिछले 1-1.5 साल से मैं बिहार में ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस बार छठ में वापस लौटेंगे वो उसकी संख्या 4 करोड़ नहीं है। कोविड में जब लोग इतने परेशानी में थे तो टोटल 25 से 28 लाख लोग वापस लौट कर आए थे। तो जो आकलन है कि करीब करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में, स्वेच्छा से नहीं, मजबूरी में यहाँ से पलायन जिनको करना पड़ा है, 8,000, 6,000, 10,000 रुपये के लिए वो लोग बाहर जाकर काम करते हैं। तो बिल्कुल ये जन सुराज का वादा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इस बार जो छठ में लौटेगा, ये छठ बदहाल बिहार का अंतिम छठ होगा। जन सुराज की सरकार बनेगी तो दिसंबर के बाद उन लोगों को वापस नहीं लौटना पड़ेगा। आपने कहा कैसे होगा, इसकी पूरी परिकल्पना, पूरा ब्लूप्रिंट हमने बताया है। पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा, और पूंजी और बुद्धि के पलायन रोकने से श्रम का पलायन रुकेगा। और एक उसमें और महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं आपको। अगर आपको लगता है कि ये तो थियरी है, तो अभी आपके सबके सामने बता रहा हूं, बिहार सत्याग्रह आश्रम में अभी भी जाकर आप देख लीजिए, और आपके जरिए छपरा के नौजवानों को ये न्योता भी दे रहा हूं। आप यहाँ से आइए, 5 दिन का वहाँ पर प्रशिक्षण लीजिए, और आपको 5-6 हज़ार रुपये के मजदूरी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आने जाने का किराया भी जनसुराज देगा। 5 दिन के रहना, खाना, प्रशिक्षण भी आपको जनसुराज मुफ्त दे रहा है। जनसुराज की सरकार बने न बने, चुनाव हो जब हो, चुनाव से पहले मैंने इस बार संकल्प लिया है कि 1 लाख बच्चों को, रिपीट कर देता हूं, 1 लाख बच्चों को जनसुराज अपने खर्चे पर प्रशिक्षित करके 4, 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपये कमाने की स्थिति में ला देगा। और ये काम हम लोग पिछले 1 महीने से वही कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप किसी बच्चे को, जिसको आप जानते हो, जिसने 12वीं कम से कम पढ़ाई करी है, जिसको स्मार्टफोन चलाने की समझ है, वो उसका नाम नंबर दे दीजिए, हमारे यहाँ फ़ोन करके वो आ जाए। आने जाने का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आने जाने का बस भाड़ा, ट्रेन भाड़ा भी दूंगा। रहने, खाना और प्रशिक्षण 5 दिन का मुफ्त। 6वें दिन से वो काम पे लग जाएगा और 16वें दिन उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब आप अभी जो आप मढ़ौरा से होके आ रहे हैं जी, तो वहाँ काम, 1 मिनट, अब देखिए, आपका अपना नजरिया है कि काम कहाँ से उपलब्ध होगा। काम मैंने क्या कहा, टेक्नोलॉजी से होगा। आप YouTube चलाते हैं, आप तो यूट्यूबर हैं या पत्रकार हैं तो YouTube चलाते होंगे। YouTube क्या बेचता है? YouTube ने तो छपरा में आकर सीमेंट का दुकान नहीं खोला है,
बिहार और इंडिया में यूट्यूब ने अपना ऑफिस खोलकर स्टील और छड़ बनाने की फैक्ट्री नहीं लगाई है? क्या बेच रहा है? फिर भी देश भर के जितने बिजनेसमैन हैं उनसे ज़्यादा पैसा यूट्यूब के मालिकों के पास है। तो दुनिया में सुनो तो भाई, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए आप 5, 7, 8, 10 हजार रुपया कमा सकते हैं। जो कॉल सेंटर, एक मिनट रुकिए भैया, एक तो आप समझना नहीं चाहते हो। आपने सवाल पूछा है कैसे दे रहे हैं नौकरी, हम कह नहीं रहे कि दे देंगे, दे रहे हैं अभी। आप भेजिए लोगों को। आप सुनते हैं कि देश में लाखों लोग कॉल सेंटर के जरिए नौकरी पाए हुए हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे वो घर बैठे रूरल कॉल सेंटर चला सकते हैं। कॉल सेंटर चलाने वाले को 15,000 20,000 रुपया मिल रहा है दिल्ली गुड़गांव में। अगर बिहार के बच्चों को वो ट्रेनिंग दे दी जाए कि वो घर बैठे फ़ोन से संवाद कर सकें, रिप्लाई कर सकें, तो निश्चित तौर पर उनको 5-7 हजार रुपया मिलने लगेगा। और आप आइए, इसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ नया कीजिएगा तभी तो रोजगार मिलेगा। आपको लगता है कि खाली मरौड़ा चीनी मिल बनने से सबको रोजगार मिल जाएगा? अगर मरौड़ा चीनी मिल बन भी जाए तो 4, 5, 10 हजार लोगों को फायदा होगा। बिहार में तो 50 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो हम लोग वो बात नहीं कहते जो यहाँ पर पहले से कही जा रही कि हम आएंगे सरकारी नौकरी दे देंगे। कैसे दे दोगे सरकारी नौकरी? 78 साल में टोटल बिहार में नौकरी मिला है 23.25 लाख लोगों को। आंकड़ा याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक टोटल 23.25 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। मतलब परसेंटेज टर्म में हुआ 1.97%। 2% लोगों को आज तक 78 साल में सरकारी नौकरी मिला। नेता लोग आकर कह रहा हम सरकारी नौकरी दे देंगे सबको। अरे भाई 13 करोड़ की आबादी है, 23 लाख सरकारी नौकरी करता है, सबको सरकारी नौकरी कैसे दे दोगे? पूरे देश में 3% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो मैक्सिमम 3-3.5% से ज्यादा आबादी सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकती है। लोग यहां बता रहे हम सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर कर देंगे। कैसे कर दोगे दूर? बेरोजगारी दूर करने का तरीका है शिक्षा और युवाओं के हाथ में पूंजी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जिससे लाखों बच्चों को स्वरोजगार मिलेगा। अपने घर बैठकर लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमा रहे हैं। ये AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और हम लोग जी रहे 1960 में। रोजगार टेक्नोलॉजी से मिलेगा। अभी देश में सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ आ रहा है? डेटा सेंटर से आ रहा है। बिहार में एक भी डेटा सेंटर का नाम ही नहीं कोई जानता है। आप और हम चीनी मिल बनाने के चक्कर में खाली पड़े हुए हैं। चीनी मिल खुलना चाहिए, लेकिन चीनी मिल बनाने से बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, और बिहार में अभी बैठ के आदमी वही 1970 वाला बात बतिया रहा है कि 4 किलो अनाज कैसे मिलेगा और हमको राशन कार्ड कैसे मिलेगा। पर क्या बोलेंगे? उद्योग लगे तो काफी लोग जो इलिटरेट पर्सन है उनको भी रोजगार उपलब्ध हो सकता है, इसलिए बिहार में उद्योग लगाना भी जरूरी है। इस पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आप तो समझदार पत्रकार हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश बताइए जहां उद्योग लगाकर सबकी बेरोजगारी दूर की गई हो। सिंगापुर में कौन सा उद्योग है? न्यूजीलैंड में कौन सा उद्योग है? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क में, नॉर्वे में कौन सा बड़ा उद्योग है? मेरे भाई उद्योग जो है, सुनिए मेरी बात, लेबर की बात, इकोनॉमी को समझिए। इकोनॉमी के 3 फंडामेंटल जो चीज़ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उसमें जो उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग है, छोटा बड़ा सब मिलाकर वो पूरे देश में 18% है। कृषि की 60-65% सर्विस सेक्टर है, और आप कह रहे हैं कि उद्योग लगाकर आप बेरोजगारी दूर कर देंगे। कैसे कर देंगे? पूरी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर 65% है और 35 में कृषि और उद्योग दोनों शामिल है, छोटे बड़े सब मिलाकर। तो निश्चित तौर पर उसमें तरक्की होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के जरिए आप न देश में न बिहार में बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में नौकरी है, सर्विस सेक्टर में तरक्की है, तरक्की वहीं से आएगी। अगर होटल बन रहा है उसमें 50 लोगों को नौकरी मिली है, उसमें रिसेप्शन पे कोई बैठा है। अगर यहाँ 50 रेस्टोरेंट है तो उसमें 200 लोगों को नौकरी मिली है। अगर यहाँ 1000 टैक्सी चल रही है उसमें लोगों को नौकरी मिलेगी। सिर्फ फैक्ट्री बनाकर मजदूर लगाने से पूरे बिहार को नौकरी नहीं मिल सकती, वो एक छोटा पहलू है। इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल मुश्किल से 20% है, मतलब 1/5 है।
और उससे आप 100% लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं। जैसे सरकारी नौकरी से 2% से ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, वैसे ही पूरी आबादी का 20 या 25% से ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग से, चाहे छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, उससे उसको पूरा रोजगार नहीं मिल सकता है। जब तक तीनों पहलू, कृषि, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तीनों में तरक्की नहीं होगी, तीनों के बारे में प्लान नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार में बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। स्थिति बहुत बॉटम में है, उसको टॉप में ले जाने के लिए क्या प्लान है आपके? क्या किसका बॉटम में है? हर एक चीज में, शिक्षा में भी देख सकते हैं। बॉटम में है तो उसको टॉप में ले जाने का पहला प्लान ये है कि जो लोग बॉटम में हैं, हम और आप बिहार के लोग पहले ये एक्सेप्ट करें, रियलाइज करें कि हम लोग भैया सबसे पीछे और गरीब हैं। क्यों गरीब हैं उसका मतलब समझें कि गरीबी बात करने से दूर नहीं होगी, गरीबी सही तरीके से वोट देने से दूर होगी। वोट उसको दीजिए जिसकी समझदारी हो, अगर वो, और जिसको भी दीजिए उसको 5 बरस के लिए चुनिए, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी मत कीजिए। किसी को मौका 5 बरस ही मिलना चाहिए। 5 बरस में अगर वो दल, वो नेता काम नहीं करता है तो उसको पलट के दूसरे ओर कीजिए। दक्षिण के जो राज्य जहाँ पर तरक्की हो रही है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जिन राज्यों में करीब करीब 1/3 जीडीपी अब पूरे देश का सिर्फ इन 5 राज्यों में है, इन राज्यों में पिछले 78 साल में कोई व्यक्ति 10 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जनता वहां पर डिमांड कर रही है कि भाई तुमने जो काम किया तुमसे हमको अच्छा चाहिए। अगर आप कल जनसुराज को चुन देंगे और जनसुराज वालों को ही लगातार वोट देते रहेंगे तो जनसुराज वाले भी काम नहीं करेंगे। सबसे पहले तरक्की तब होगी जब जनता अपना अधिकार समझेगी और नेताओं में, दलों में ये डर होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हटाएगी। अभी तो जनता हटाएगी इसकी चिंता ही नहीं है। नेता जो है वो ये सोचता है कितना यादव है, कितना भूमिहार है, कितना पंडित है, वो देख ही नहीं रहा है कि कितना फैक्ट्री खोले, कितना स्कूल खोले, कितना सड़क बनाए। चुनाव लड़ने के लिए उसको मालूम है लोग जाति पर वोट देंगे, तो वो स्कूल की चिंता क्यों करे, फैक्ट्री की चिंता क्यों करे। मैं आपको बता रहा हूं कि मरौड़ा चीनी मिल बता रहे हैं कि बहुत बड़ा जख्म है, और आप लोग, सब लोग, हम लोग मिलकर, जो लोग मरौड़ा चीनी मिल को बंद कराए उनको वोट दे रहे हैं, जो लोग मरौड़ा चीनी मिल खोलने का गलत वादा किए उन्हीं को वोट किए जा रहे हैं। तो कैसे सुधार होगा? सर एक मिनट, सर आपने कहा कि हम सोशल मीडिया, हमने कहा एक बात और कि डायस पे इतने लोग बैठे हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हम ही नहीं है, आप सब सवाल कुछ इनसे भी पूछिए। एक लास्ट सवाल है, आपने बोला कि सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को जॉब देंगे। सोशल मीडिया नहीं, टेक्नोलॉजी। आज से 1-1.5 साल पहले आपका आईटी टीम यही काम फोन करके यूट्यूब चलाते हैं वादा करते थे कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे सिखाएंगे, आप अच्छे कमाई कर सकते थे यूट्यूबर से। उसके बाद बच्चों का बहुत कि हम कोई खराबी होगा, कोई पड़ा, हम आपके संभालने के लिए हैं, पेज ठीक कर दिया जाएगा। आपके सामने प्रूफ है, मेरा पेज 3 पेज खराब हुआ, इसका नुकसान लगभग 8 से 10 महीने में लगभग 17-18 लाख रुपया मेरा बर्बाद हुआ। आप उसके बाद हमारे वजह से आपका 17-18 लाख नुकसान हो गया। आपकी आईटी टीम ने कहा, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। अच्छा, आप अलग से आके मिलिए। अगर आप 17-18 लाख रुपए कमा रहे थे, अभी भी कमाते हैं सर, 17-18 लाख, तो चलिए कम से कम आप मेरे इस बात को तो प्रमाणित कर रहे हैं कि, सुनिए ना, कि YouTube के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए 17-18 लाख रुपया भी कमाया जा सकता है। आप तो हमारी बात कह रहे हैं। आपके साथ किसने क्या धोखा कर दिया, अभी कैमरे के बाद यहाँ बैठिएगा, अगर कोई धोखा किया होगा तो हरजाना हमसे ले लीजिएगा। चलिए, लेकिन मुझे खुशी है कि बिहार के युवा होने के नाते आपने ये समझ बनाई है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों रुपया कमाया जा सकता है। उसके लिए हरियाणा में जाकर, गुजरात में जाकर किसी फैक्ट्री में 8-10 हज़ार रुपये की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत सारे लड़के कर सकते हैं। आपका क्या मसला है उस पर अलग से बात कर लेंगे। लगातार बात आप कर रहे हैं कि बिहार में रोजगार मिले, आपकी पार्टी में भी तमाम नेता हैं कि आपका दल भी आगे जो आने वाले प्रत्याशी हैं उस पर किस तरह के प्रत्याशी पर दाव लगाने वाला है, ऐसा कुछ?
मतलब कैटेगरी क्या होगा? हम नेताओं का चुनाव करेंगे, उनको रोजगार थोड़ी ना दे रहे हैं, लोग तो पहले से रोजगार वाले लोग हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को एमएलए बनाएं जो एमएलए रोजगार के लिए पा रहा है। युवाओं, देखिए युवाओं की जो यहाँ तक भागीदारी का सवाल है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या में युवा आपको जनसुराज के टिकट पर लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन जनसुराज का क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप युवा हैं इसलिए आपको टिकट मिल जाएगा। अगर आप सही व्यक्ति हैं, समाज में आपकी पकड़ है, समाज के लोग आपको चाहते हैं, तो आप युवा हो या बुजुर्ग आपको टिकट मिलेगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पर चूंकि हम लोगों ने कहा है कि ज़्यादातर उम्मीदवार, मैं कह सकता हूं कि 2/3 से ज़्यादा उम्मीदवार ऐसे लोग होंगे जो नए चेहरे होंगे, तो उसमें युवा भी बड़ी संख्या में होगा। प्रशांत जी, इस बार राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। भाई देखिए, एक मिनट इनका पहले जवाब देंगे। मेरे से सवाल ये पूछा गया कि आप चुनाव कहाँ लड़ेंगे, क्या आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा कि अभी तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यही निर्णय है, लेकिन मैं दल से ऊपर नहीं हूं। दल ने अगर निर्णय ले लिया तो जो दल निर्णय करेगा वो करूंगा। अगर दल ने निर्णय लिया कि मुझे राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से भी लड़ूंगा। दल ने निर्णय लिया कि हरनौत से लड़ना है तो हरनौत से लड़ेंगे। जो भी दल से निर्णय होगा वो उसको मुझे मान्य, वो मेरे लिए मान्य होगा। प्रसाद जी, आप लगातार बिहार में जाति आधारित राजनीति पर चोट करते हैं, लेकिन उपचुनाव में आपने भरपूर चोट की, लेकिन कोई अच्छे नतीजे जनसुराज के लिए नहीं है। अभी भी आप इस बात को दोहराया है आपने कि बिहार की जनता जाति पाति के आधार पर वोट करती है, तो ऐसे में जो कमिंग इलेक्शन है इसके लिए आपकी पार्टी की राजनीति में कोई बदलाव आया है? मैंने ये नहीं कहा कि आपने बात को ध्यान से सुना नहीं। हमने ये नहीं कहा कि बिहार की जनता जाति पाति पर वोट करती है। मैंने ये कहा कि अगर जाति पर वोट करोगे तो आपको विकास नहीं मिलेगा। मैं रोज कहता हूं कि बहुत सारे लोग आपके छपरा में, बहुत सारे लोगों ने लोकसभा में मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। मोदी जी के जाति के लोग तो नहीं रहते हैं छपरा में। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि हर व्यक्ति जाति पर वोट देता है, लेकिन आप जाति के लिए वोट दें या 5 किलो अनाज के लिए वोट दें या मंदिर के लिए वोट दें या हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दें, जिस चीज के लिए वोट देंगे वो चीज आपको मिलेगी। ये बात जनसुराज बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए, वो भी आपको मिलेगा। रह गई बात, आपने कहा उपचुनाव की, तो 2-3 बात आप समझ लीजिए। उपचुनाव में जनरली अक्रॉस इंडिया पिछले 75 साल में देख लीजिए 90% केस में जो रूलिंग पार्टी है वही जीतती है। दूसरी बात, जो परिणाम आए वो निश्चित तौर पर हम लोग के आशा के अनुरूप नहीं थे, मैं उससे कोई एक्सक्यूज नहीं करता हूं, लेकिन 10 दिन पुरानी पार्टी, हम लोग को 1 नवंबर को सिंबल मिला है, 31 अक्टूबर को 10 दिन के बाद चुनाव हुआ और हम लोग को 10% वोट आया है। जदयू यहाँ पर 30 साल से तो राज कर रहे हैं, 18-19-20 साल से तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। जदयू जब अकेले लड़ी थी तो उनको 16% वोट आया था। पिछले बार भाजपा को 19.6% वोट आया है बिहार में। तो 10 दिन पुरानी पार्टी को 10% वोट आया है, वो इतना भी बुरा नहीं है। 10% वोट अगर किसी दूसरे दल को आता तो आप लोग कहते कि भैया 21 गठबंधन में जाएंगे, इनको कितना सीट मिलेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि आपकी और हम लोग की खुद की भी अपेक्षा, हम लोगों ने बार हायर सेट किया है। हम लोग 10% 15% वोट लेने नहीं आए हैं, हम लोग बिहार जीतने भी नहीं आए हैं, हम लोग बिहार को सुधारने का लक्ष्य लेकर आए हैं। तो हम लोग को और मेहनत करने की जरूरत है। और आपने उपचुनाव के बाद जो एमएलसी का चुनाव हुआ वो नहीं देखा, जहां आपको 22% वोट हम लोग को मिला। जीते वहां भी नहीं, लेकिन राजद तीसरे नंबर पे था, एनडीए चौथे नंबर पर, और जनसुराज दूसरे नंबर पर 22% वोट के साथ था। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, अभी चुनाव आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अंतिम एक और बात सुन लीजिए, मैं यहाँ पर एमएलए बनने नहीं आया हूँ। मुझे एमएलए बनकर, मंत्री बनकर अपना जीवन नहीं सुधारना है। मैं बिहार को सुधारने के नजरिए से आया हूँ, एक सोच, एक विचार लेकर आया हूँ। और जनता को मैंने बार बार ये आश्वस्त किया है कि मैं कुछ भी हो जाए उसके ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आने दूंगा। और अगर उसके लिए 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लगे तो मुझे कोई घबराहट नहीं है। मैं बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं हूँ। कोई भी जब आप बड़ा काम लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसमें
अच्छे दिन भी आएंगे और कुछ झटके भी लगेंगे, लेकिन आज जनसुराज इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि कोई भी दल बिना जनसुराज की बात किए हुए अपने चुनाव की परिकल्पना नहीं कर सकता है, ये आपको भी मालूम है। बिहार में बेरोजगारी बहुत सारी है। सारण में 10 विधानसभा है, छपरा में 10 विधानसभा और इसमें अन्य पार्टी जातीय समीकरण के आधार पर टिकट देती है। क्या जनसुराज भी जातीय समीकरण के आधार पर टिकट देगी क्या? भाई जनसुराज जिसको भी टिकट देगा वो व्यक्ति किसी न किसी जाति का तो होगा ही। भाई जनसुराज ऐसे व्यक्ति को तो आप हमें बता दीजिए कौन सा आदमी है जो किसी जाति में पैदा ही नहीं हुआ हो। भाई हम किसी जाति के आदमी को तो टिकट, किसी को टिकट देंगे वो किसी जाति का होगा, तो कल आप कहिएगा कि ये भी तो जाति देखकर वोट दे टिकट देते। टिकट देने का जो पैमाना है, टिकट देने का पैमाना है कि जिसको भी यहाँ के लोग, स्थानीय लोग उस विधानसभा के और जनसुराज से जुड़े हुए लोग, जो हम लोग का पैमाना है उस पर जो सही व्यक्ति पाया जाएगा, हम लोग की कोशिश होगी कि टिकट उसी को दें। लेकिन अगर 10 लोगों को टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसमें 7-8 जातियां होंगी, क्योंकि 10 आदमी जाति विहीन तो कोई है नहीं। आप मुझे बता दीजिए छपरा में कौन ऐसा आदमी है जिसकी जाति नहीं है, उसी को टिकट दे देते हैं। भाई किसी न किसी जाति का तो होगा ही। अब जब हम देंगे किसी को टिकट और उसकी जाति मान लीजिए कि यादव की, तो आप कहेंगे आप भी यादव देखकर वोट टिकट दे रहे हैं। हम व्यक्ति और उसका चरित्र देखकर ही टिकट देंगे या दल देगा। निश्चित तौर पर जिसको टिकट मिलेगा वो किसी जाति का होगा, तो समीकरण आप पीछे समझ लीजिएगा। 40 मैं अभी बता देता हूँ, 40 महिला प्रत्याशी जनसुराज की ओर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कोशिश ये होगी कि हर लोकसभा क्षेत्र से कम 1 लोग जरूर लड़े। तो लेकिन ये संभव है कि किसी लोकसभा क्षेत्र में 1 भी ना हो, किसी लोकसभा क्षेत्र में 2 हो, लेकिन 40 महिला प्रत्याशियों को टिकट देने का वादा जनसुराज ने किया है, उस पर हम लोग कायम रहेंगे। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 40 प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। मेरे भाई अभी तो आप कह रहे हैं कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है जनसुराज का, अभी तो आप कह रहे हैं कि आपको तो कोई वोट ही नहीं मिलेगा। तो भाई पहले जीत जाने दो, जीतने के बाद हम आपको भी बुला लेंगे छपरा से और आपके सामने बैठ के सारे विधायक बता देंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, ये इसका जवाब दे सकते हैं। अगला मुख्यमंत्री जो भी हो नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। और अगर एक मिनट रुक जाइए भाई, अगर इस पर गलती हो तो बिल्कुल मेरा गर्दन पकड़िएगा। किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे और इसके लिए कोई आपको बहुत गणना करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर एनडीए को यहाँ सफलता मिलती है तो उस सफलता में निश्चित तौर पर भाजपा नीतीश कुमार से ज्यादा सीट जीत कर आएगी, तो वो नीतीश को तो फिर बनाएंगे नहीं, और अगर एनडीए जीती नहीं तो भी नीतीश नहीं बनेंगे। तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कौन होगा वो अभी तय होना बाकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई पार्टियां जो है बिहार में अपनी अपनी योजनाएं हैं, जैसे माई बहन योजना, फ्री बिजली योजना। कई पार्टी नहीं, सुनिए ना, ऐसा है कई पार्टियों ने नहीं, आपके पार्टी द्वारा क्या है बता रहे हैं कि एक दल जिसके नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने माई बहन योजना जारी की है। भाई सबके हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल में कैलकुलेटर है। माई बहन योजना में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सारी महिलाओं को 2500 रुपया महीना देंगे। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, 1 करोड़ अगर बच्चियों को हटा भी दें तो 5 करोड़ महिला हुई। 5 करोड़ गुने 2500 कर दो भाई, गुने 12 महीना कर दो, 1,50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो गया। बिहार का योजना बजट कितना है? टोटल बजट है 3 लाख करोड़, उसमें योजना बजट है करीब करीब 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ अभी जो आया है बजट 2 दिन पहले, 1 लाख करोड़ में वो 1.5 लाख करोड़ रुपया की योजना कैसे चला देंगे, ये तो भाई हमारे समझ से परे है। वो आपको बता देंगे तो आप हमको बता दीजिए कि साहब जब बिहार का बजट है 1 लाख करोड़ तो आप 1.5 लाख करोड़ रुपया कहाँ से दे दीजिएगा। और इतना बड़ा ज्ञान
अभी आप 1.5 बरस पहले उप मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं आया था? माँ बाबूजी आपके 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तब क्यों नहीं आया था? भाई साहब अभी डोमिसाइल पर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे। टीचरों की जो बहाली हुई उसमें आधे से ज्यादा यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के बहाल हुए हैं। बहाल करते समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव, राजद के।